हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मोशन। क्या टॉपिक का नाम है? लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम में अभी हमने प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम को पढ़ा है ना। इसका एनालिसिस भी किया, जड़त्व भी देखा, ठीक है, और संवेग भी देखा। संवेग से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस भी देखा। आज हम देखेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्या देखेंगे? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो जो है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है और चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चालू करते हैं टॉपिक। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या था? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, हिंदी मीडियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल न लगा जाए। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसी एक समान वेग से सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक उसे बाह्य बल न लगाए। तो बल की यहाँ पर विशेष परिभाषा है, तो उसको हम देखेंगे भी। सेकंड नियम क्या था? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तृतीय नियम क्या था? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये सब हमने देखा। तो सेकंड नियम जो था न्यूटन की गति का सेकंड नियम, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और चालू हो जाइए। यहाँ देखिए, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराता हूँ, स्कूल लेवल की भी कराता हूँ, सारे तरह की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को। कैसे लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चाहे तो हम पढ़ा के समझा भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसे लिखवाते हैं कि जो माइंड में स्टोर हो जाए, ठीक है। चल लिखिए। माना कि कोई, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिखेंगे, दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो एक बार हिंदी बोलूँगा, एक बार इंग्लिश बोलूँगा, चलो आप लिखना। माना कि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है या फिर गतिमान है, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना कि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है या गतिमान है, तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम से उस पर कार्य करने वाला नेट बल क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। देखिए, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी। अब आप बल लगाएंगे तब ना वस्तु रुकेगी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म उसी डायरेक्शन मोशन करते, जब आप फोर्स लगाएंगे तब होगा। यदि आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो उस पर कार्य करने वाला बल शून्य होगा। कंसिडर ए बॉडी विच इज अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर ए बॉडी विच इज अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म मोशन, देन by the first law of motion, the net force acting on it will be zero. क्या होगा? net force acting on it will be zero। माने यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो न्यूटन की गति का नियम क्या बोलता है कि उस पर जो वर्क होगा, सॉरी फोर्स होगा, वो क्या होगा? जीरो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब मान लीजिए वो जो गति कर रही है वस्तु, जो ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में है या मूविंग फॉर्म में है, गति कर रही है। अब एक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब तो बाह्य। यदि उस गतिमान वस्तु पर मैं एक बाह्य बल लगाता हूं तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, या तो वेग घट जाएगा या तो वेग बढ़ जाएगा। इट मीन्स वी से दैट चेंज इन वेलोसिटी। यदि उस गतिमान वस्तु पर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करता हूँ, बाह्य बल लगाता, आप लोग लिखते चलिएगा, बाह्य बल लगाता हूँ तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और मैंने बताया था वेग में परिवर्तन माने संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि संवेग क्या था? द्रव्यमान गुणित वेग। क्या लिखेंगे? बट इट नेट एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, then its velocity, है ना, then क्या लिखेंगे? its velocity and as a result its momentum will also change। मैंने उस पर एक बाह्य बल लगाऊंगा तो वेग में परिवर्तन, वेग में चेंजेस होने के कारण उसके संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा।
क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम देख रहे हैं कि जब बॉडी पर कोई बल नहीं लगा रहा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो रहा है, यदि हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वेग में परिवर्तन हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, सहयोग होता है। अब हम क्या देख सकते हैं इसमें, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, बोलिए? गुड। तो इस प्रकार हम किसी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं और उसके संवेग में परिवर्तन के बीच एक रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है। माने जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, माने इस प्रकार जब हम किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगा रहे हैं, आरोपित बल लगाते हैं और उसके कारण उसके वस्तु के वेग में परिवर्तन से संवेग में परिवर्तन होता है, तो एक रिलेशनशिप हो जा रहा है किसके, बल और संवेग के बीच। ठीक है, द फोर्स, there is a relationship between the force, there is a relationship between force applied on a body and change its momentum, change in its momentum, माने उनके बीच एक संबंध हो रहा है, किसके बीच, बल और संवेग का नियम। तो यह न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है, वह बल और संवेग के परिवर्तन से संबंधित है। नोट द पॉइंट कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है किसके किसके बीच संबंध बता रहा है, बल और फोर्स और मोमेंटम के बीच। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन ए रिलेशनशिप, क्या लिखोगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन ए रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू दैट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ गए? क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। क्लियर? अब हम क्या बोलेंगे इस नियम का सारा, अब हम न्यूटन की गति का विधि पूर्वक जो डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, स्टेटमेंट्स है, क्या देंगे हम। किसी वस्तु के, लिखिए चलिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के या लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल या लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह जो परिवर्तन होता है, यह जो चेंजेस होता है, यह आरोपित बल की दिशा में ही होता है। माने रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब लिखिए अभी इंग्लिश में, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, स्टेटस दैट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, the rate of change of momentum body is directly proportional to the force acting on it। क्या लिखेंगे, force acting on it and its take place in the direction of the impress force it। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? इधर ही आ रहे हैं हम। तो हमारा ये न्यूटन का जो गति का जो द्वितीय नियम था, इसको हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल्स फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल्स फॉर्म, या फिर इसका व्यंजक निकालेंगे। संवेग को मैंने पढ़ा दिया था कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या करते हैं, संवेग कहते हैं। माना कि कोई वस्तु लिखेंगे, चलिए, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, पोज ऑब्जेक्ट मास m, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। ओके, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वह एक समान वेग u से गति कर रही है, मूविंग वेलोसिटी u। ठीक है, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, I am moving with velocity, let m be the mass of the body। ठीक, मूविंग विथ वेलोसिटी u, है ना,
ड्यू टू एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स, है ना, यदि उस वस्तु पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या अप्लाइड फोर्स, यदि इस वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उधर क्लियर हुआ। यदि उस वस्तु पर एक हम बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ फॉर टाइम टी, कितना ले रहे हैं हम, टाइम, देखिए लिखते जा रहे हैं हम, लिखते जाइए, डेल टी समय तक हम उस वस्तु पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ, एंड द वेलोसिटी बिकम्स वी, द वेलोसिटी क्लियर हुआ। माना कि यह द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है, जब उस पर एक बल हम F लगा रहे हैं डेल टी समय तक, तो उस वस्तु का वेग कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। ठीक, इंग्लिश मीडियम, लेट, क्या लिखेंगे, लेट है, m बी द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी u ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F और टाइम डेल टी, द वेलोसिटी बिकम कितना हो जा रहा है, v। देन अब हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। P1 is equal to mu and final momentum P2 इक्वल टू mv। ठीक है, हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला और फाइनल मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब क्या निकालेंगे हम, चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। P इक्वल टू P2 माइनस P1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, या डेल P लिख सकते हो, mv माइनस mu, कॉमन भी निकाल सकते हैं m, तो v माइनस u। क्लियर, तो इसको हम डेल P भी बोल सकते हैं, ऐसा। ये निकाला हमारा, जहां v माइनस यू, इसको हम डेल v भी कर सकते हैं ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल P इज इक्वल टू m डेल v, वेयर v माइनस यू इक्वल टू डेल v कर सकते हैं। क्लियर, ओके, कोई डाउट। चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, ये निकला हमारा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे डेल टी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो जाएगा डेल P अपॉन डेल टी इज इक्वल टू m डेल V अपॉन डेल टी। कोई डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक। अब हमको मालूम है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू, क्या डेफिनेशन दिए थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। ठीक है, डेल V अपॉन डेल टी इज व्हाट, इज द एक्सेलरेशन, तो डेल P अपॉन डेल टी इज इक्वल टू m। कोई डाउट यहाँ तक, हो गया है। यही हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन निकलता है।
उतार लीजिए अच्छे से। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, या एफ इज इक्वल टू के एम ए। यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। यही क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, फिर अब निकालेंगे इसको, दूसरा टॉपिक है ना। क्लियर? आपके पास समय 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आप लोग इसको जल्दी उतार लीजिए। अब देखें न्यूटन सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। न्यूटन सेकंड लॉ, इसको मिटा रहे हैं, टॉपिक हमारा चेंज हो रहा है। ले लीजिए न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। क्या लिखेंगे अपन? न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, चलो ठीक है। COMPONENT कंपोनेंट फॉर्म। अब हम देखे थे वाट, क्या देखे थे हम, क्या देखे थे बताइए? घटक के रूप में न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लिखिए। चलिए, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इफ Fx, Fy एंड Fz विद द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। If Fx, Fy, Fz in the component of force F, okay, then F equal to Fx I cap, I is the unit vector along x axis, Fy z plus Fz k, and Ax, Ay, Az in the component of acceleration, and A is equal to क्या हो जाएगा? Ax I कैप प्लस Ay j कैप प्लस Az k कैप। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, तो F की जगह Fx I कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप कल टू m Ax I कैप प्लस Ay j कैप प्लस Az k कैप। अब ये m को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, m Ax I कैप प्लस m Ay j कैप प्लस m Az k कैप।
अब कंपेयरिंग करेंगे तो एफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई एंड एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। ये कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। क्या हो जाएगा ये? कंपोनेंट फॉर्म में, है ना। अब चलिए अगला हेडिंग चलिए, बल के मात्रक। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? यूनिट ऑफ फोर्स। इसको जल्दी से डाल लीजिए, कर लीजिए 2 मिनट में। तो बल के 2 आकार के मात्रक होते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या लिखोगे? द यूनिट ऑफ फोर्सेस आर 2 टाइप। पहला होता है एब्सोल्यूट मात्रक या फिर निरपेक्ष मात्रक, दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक या ग्रेविटेशनल यूनिट। क्लियर? इसको मिटा देते हैं, एक बार जल्दी जल्दी बनाते चलिएगा साथ में। यूनिट ऑफ फोर्स क्या देखेंगे हम? यूनिट ऑफ फोर्स तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यूनिट। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, तो एक निरपेक्ष मात्रक होता है, एक दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक। अब पहला देखिए हम निरपेक्ष मात्रक में पहला हम देखेंगे किसको? निरपेक्ष मात्रक, एब्सोल्यूट यूनिट। इसमें हम एसआई में देखेंगे, या पहले देख लेते हैं किसमें? सीजीएस में, फिर देखेंगे हम एसआई में। क्लियर? तो इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो बल का जल का जो निरपेक्ष मात्रक के सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है उसको डाइन बोलते हैं। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे? ये सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन। क्या लिखेंगे? डाइन, डी वाई एन ई। तो F इज इक्वल टू कितना होता है? एम ए। M क्या लेंगे यहाँ पर और A क्या लेंगे? ठीक है, M क्या ले लेंगे हम और A क्या ले लेंगे? M ले लेंगे 1 ग्राम और A क्या ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ लेते हैं 1 ग्राम, यहाँ लेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, चलिए आप लोग रखिए, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? 1 डाइन। तो ये कितना हो जाएगा? 1 डाइन। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा क्या दोगे आप? क्या दोगे परिभाषा? 1 ग्राम डाइन इज दैट फोर्स। ठीक है, सॉरी, 1 डाइन फोर्स इज दैट फोर्स। क्या लिखेंगे? अगर आप बोलता है एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस सिस्टम है या फिर 1 डाइन को डिफाइन करो तो लिखोगे 1 डाइन फोर्स इज दैट फोर्स। क्या लिखोगे? 1 डाइन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? लिख लिया वहाँ पर। एक डाइन का वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर बल की दिशा में ही 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो एक डाइन बल वह बल होता है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में
बल की दिशा में लगाने पर वह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वन डायना फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ, इसका डेफिनेशन आप लिखा। अब जो ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, NEWTON, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी फिर हम ले लेंगे F इक्वल टू MA, M की वैल्यू कुछ रखेंगे और A की वैल्यू रखेंगे। 1 किलोग्राम रख दो, इसे 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो F इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, F इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक, क्या किया हम, M की जगह हम 1 किलोग्राम रखे और A की जगह हम रखे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F बराबर कितना हो गया, 1 न्यूटन। इसको भी वैसे डिफाइन करेंगे। कोई बोलता है कि 1 न्यूटन फोर्स इज वाट, तो क्या लिखोगे, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स, क्या लिखोगे, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, 1 न्यूटन इज फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन का बल वह बल होता है, क्या लिखे हुए, 1 न्यूटन का बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में बल की दिशा में ही 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण किया गया, यत का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो हमारा ये निकला है एब्सोल्यूट यूनिट। अब हम लिखेंगे कौन सा, ग्रेविटेशनल यूनिट। यहाँ पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। ये कौन था, एब्सोल्यूट यूनिट था, ये लिखे हैं। अब लिखे हम ग्रेविटेशनल यूनिट। इसमें भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होगा CGS में और दूसरा होगा किस में, SI में। क्लियर, चलिए चालू हो जाइए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, हम एग्ज़ाम की ही तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना। तो CGS सिस्टम और ऐसे गुरुत्वीय मात्रा का, गुरुत्वीय त्वरण तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुत्व के कारण 2 त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं G, स्मॉल g एक कैपिटल G होता है। कैपिटल G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणिकांक है, और स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मान होता है 9.8 SI में, CGS में 980 और FPS में अलग होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम 2 पार्ट कर दिए गुरुत्वीय मात्रा में। पहला लिख दिए हम कौन सा, SI की CGS कर लेते हैं। तो इन CGS सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 ग्राम वाट। क्या लिखेंगे, 1 ग्राम वेट, सॉरी वाट बोल दिया मैं, 1 ग्राम वेट। क्या लिखेंगे, CGS सिस्टम में बल के जो गुरुत्वीय मात्रक के CGS सिस्टम में इसका क्या होगा, ग्राम वाट या फिर ग्राम फोर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, और ग्राम फोर्स, इसको GF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम वाट या ग्राम फोर्स। ठीक है, अब हम फिर से लगाएंगे बल की परिभाषा, इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू MA। ये M की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और A की वैल्यू जैसे हम पुट कर रहे थे, तो क्या पुट करेंगे, M की वैल्यू 1 ग्राम, ठीक है, और A की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर हम G की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, A या G, A की वैल्यू 1 ग्राम और G की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 980 किलोग्राम। अब पुट करिए, चलिए वैल्यू है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 980। अब बताइए आप क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, तो इसको बोलेंगे F इक्वल टू 1 ग्राम वेट। क्या बोलेंगे, F इक्वल टू 1 ग्राम
वेट। अब इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? कोई परेशानी उधर? तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, 1 ग्राम वेट को डिफाइंस करेंगे। क्या करेंगे, 1 ग्राम वेट को। तो 1 ग्राम भार, क्या लिखोगे, 1 ग्राम भार वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 ग्राम भार वह भार है, क्या लिखोगे, 1 ग्राम भार, 1 ग्राम भार, ये 1 ग्राम भार वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में, 1 ग्राम भार वह भार है जो, वह बल है, 1 ग्राम भार वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या लिखोगे इंग्लिश में, डबल एम? 1 ग्राम वेट इज दैट फोर्स, क्या लिखोगे, 1 ग्राम वेट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। कोई डाउट? चलिए अब हम देखेंगे किसमें, CGS SI में। तो इसमें भी वही लिखेंगे, है ना। इसमें 1, देखिए इसमें 1 ग्राम था तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, और A या G की वैल्यू होगी 9.8। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 किलोग्राम वेट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 1 किलोग्राम वेट। क्या बोलेंगे इसको, 1 किलोग्राम वेट। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए M की वैल्यू 1 किलोग्राम और G की वैल्यू या A की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम वेट। क्लियर, 1 किलोग्राम वेट। तो 1 किलोग्राम भार वह भार है, क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम भार वह भार है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, 1 किलोग्राम भार वह भार है, वह बल है, 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक, तो क्या लिखोगे इंग्लिश में वाले, 1 किलो वाट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। क्लियर, यहाँ तक सब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बल का विमी सूत्र निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ करिए, जल्दी करिए। अब हम देखेंगे न्यूटन और डाइन में रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? न्यूटन और डाइन में रिलेशनशिप देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ठीक, तो F इज इक्वल टू ma, ये इस सूत्र को हम यूज करेंगे। F इक्वल टू ma, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू m
ए, ठीक है। अब हमने इसको डिफाइन किया था 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू m की जगह 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये ऐसे ही पद्धति में है, तो 1 किलोग्राम कितने 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 और ये किसकी वैल्यू थी? डाइन। तो 1 न्यूटन जो था 10 की घात 5 डाइन के इक्वलेंस था। क्लियर हुआ? 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर था। अब हम बल के गुरुत्वीय मात्रक में संबंध देंगे। ये तो निरपेक्ष मात्रक था कि निरपेक्ष मात्रक में एसआई में न्यूटन था, सीजीएस में डाइन था। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय मात्रक में रिलेशंस। इसको उतार लीजिए जल्दी से। बल के गुरुत्वीय मात्रक में संबंध लिखिए। F इक्वल टू एम ए, सीजीएस पद्धति में F इक्वल टू एम ए, 1 ग्राम भार इक्वल टू 1 ग्राम गुणे 980। तो 1 ग्राम भार 980 डाइन के बराबर था। वही चीज़ है। हो गया क्लियर? मिटा देते हैं ना। सीजीएस देखो, बल के जो गुरुत्वीय मात्रक था उसमें 1 ग्राम भार क्या था? 1 ग्राम गुणित 980। ये देखिए F इक्वल टू एम लगा रहे हैं ना, ध्यान, एम ए 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 980 और 1 को, तो 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम भार 980 डाइन के बराबर आता है। तो 1 ग्राम भार ये कितना होगा? 980 डाइन। क्लियर? अब हम सीजीएस की जगह एसआई पद्धति में देखेंगे। 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू एम की जगह 1 किलोग्राम और इसकी जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 और 9.8 को गुणा करेंगे 9.8 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जाएगा 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम वेट इसका जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर। अब बल का विमीय सूत्र निकालते हैं। F इक्वल टू एम ए। एम का कितना होता है? मास। एक्सीलरेशन का कितना होता है? LT-2। तो हो जाएगा MLT-2। ये छोटे क्लास में पढ़ चुके थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमने बल का मात्रक देखा और कल जो दिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम का निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम का निष्कर्ष निकालेंगे। कॉन्सेक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ओके, और उसके बाद इम्पल्स देखेंगे, आवेग, और न्यूटन के तृतीय नियम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक,
तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, 40 मिनट की हो गई है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए चैप्टर तो वही रहेगा, एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।